बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इंशाइया क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं बोर्ड के एग्जाम के, लेकिन एमसीक्यूज में बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए ये आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट की है, पास पेपर से कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू निकाले हैं ताकि आप लोग इनको भी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो बेटे हम आगाज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी, आपका जो पहला फर्स्ट एमसीक्यू है, द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जी दूसरा नाम क्या है? तो बेटे आप लोग जानते हैं आर.डी. कार्टी के नाम पे उसको दिया गया था नाम, तो उसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। बेटे आप लोग जानते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल थीटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम प्लेन भी यूज करते हैं और स्पेस भी। तो प्लेन आप लोग जानते हैं 2D होता है और उसमें आप डायरेक्शन के लिए जस्ट 1 एंगल यूज करते हैं थीटा, जबकि स्पेस में आपके पास एंगल जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं जी? 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब इसी तरह बेटे आपके पास थर्ड एमसीक्यू है, एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज। वेक्टर की एडिशन ओबे करती है क्या जी? कोमोटेटिव लॉ को ओबे करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है, एसोसिएटिव लॉ को करती है, या तमाम को करते हैं? तो बेटे ये तमाम के तमाम कोमोटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव तमाम लॉज को ओबे करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपके पास? करेक्ट ऑप्शन है। इसे बेटे एमसीक्यू नंबर 4 है, ए वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर। अब जानते हैं नंबर क्या है? स्केलर है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए वो क्या पूछना चाह रहा है, वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर, द नंबर में बी। अब नंबर की खसूसियात क्या है? ए डायमेंशनलेस स्केलर नेगेटिव। अब बेटे नंबर तो नंबर है, वो स्केलर भी है, वो डायमेंशनलेस भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटे डी ऑप्शन, ऑल ए बी एंड सी होगा। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यूनिट वेक्टर एन इज अलोंग, ये अमूमन हम नॉर्मल सरफेस के लिए लेते हैं। तो एन यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा? नॉर्मल होने सरफेस। बेटे ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह ये आपको 6 एमसीक्यूज है कि cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे इज, ये क्या है जी? ये बेटे आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि ये जो इक्वेशन है cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे, ये रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद एन एक्स एक्सिस। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये यूनिट वेक्टर है एंगल थीटा की डायरेक्शन में विद एक्स एक्सिस। बेटे इसी तरह 7 एमसीक्यूज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटे गौर कीजिएगा, यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है आपसे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये भूलना नहीं आप लोगों ने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप जानते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपको अगर स्पेस की बात करेंगे तो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग और जी एक्सिस के लोग। अब इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये एमसीक्यू रिपीट होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और बाद गलत कर जाते हैं। 7 एमसीक्यूज में है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 8वां है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स तो आपके पास बेशुमार हो सकते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। तो 8वें का हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास बनता है जी? इनफाइनाइट। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह बेटे आपके पास एमसीक्यू नंबर 9 है, विच वन इज दी नॉट करेक्ट फॉर ए वेक्टर ए। ए वेक्टर दिया हुआ 2i प्लस 2j प्लस 3k, इसके लिए क्या करेक्ट नहीं है? बेटे मैं डायरेक्ट चलता हूँ, ऑप्शन नंबर डी पे जरा गौर कीजिएगा। वो कहता है कि हैज मैग्नीट्यूड -2। अब आप मुझे बताएं, हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की हुई है क्लास वर्क में भी, मैं आपको वैसे भी बताता रहता हूँ बार बार कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इस वेक्टर ए के लिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर।
बेटे इसी तरह 10वां एमसीक्यू, दिस रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, मतलब जो दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इक्वल होगा उन्हीं फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के। तो एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, बेटे ये आपका एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसी तरह का, कि आपने ये बताना कि ऐसा कब होगा। तो ये एंगल जब 120 होता है ना तब होता है। आपने देखा था वो इक्विलैटरल आपके पास जो एक ट्राई एंगल बनती है, ट्राई एंगल में आपके पास जो है ना वो रिजल्टेंट का एंगल अगर 120 होगा तो फिर आप कहते हैं जी कि सारी जो लेंथ होंगी वो बराबर होंगी। अब बेटे इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस। ए है एक वेक्टर 2i + 3j, बेटे एंगल निकालने आपको आता है वेक्टर का, आप निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x करके निकाल के तकरीबन आपके पास जो आंसर इसका आएगा वो जी 60 डिग्री आपके पास आएगा। इस तरह एमसीक्यू नंबर 12 है, इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैव सेम साइन। मतलब किस क्वाड्रेंट के अंदर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बेटे आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और थर्ड में आपका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो आपके पास जो ये वाला ऑप्शन होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहले में भी दोनों सेम होते हैं और थर्ड में भी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये एमसीक्यू आ जाता होता है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा यार। एमसीक्यू नंबर 13 है, टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। स्केलर स्टेटमेंट पे गौर करना आपने, प्रोजेक्शन ऑफ किसकी जी, वेक्टर बी की, किसके ऊपर, ऑन वेक्टर ए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बेटे ये आपको याद हो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, ए डॉट बी होता है ना, ए बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा, ए और ए को आप लिख सकते हैं बी कोस ए इंटू बी कोस। अब बी कोस थीटा बेसिकली क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी थी अलोंग ए। तो आप बी कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन आएगा 13 एमसीक्यूज का। इधर आपके पास 14वां एमसीक्यू है, टू वेक्टर्स हैं आर, एक है ए है -3i + 2j - k, बी है 3i - 2j + k। देन आप हमें बताएं जी कि ये क्या होंगे, बी एंटी पैरेलल टू ए होगा, बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए होगा, बी एज ए नेगेटिव मैग्नीट्यूड, बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो बेटे गौर कीजिएगा, इसमें आई नेगेटिव है, जे पॉजिटिव है, के नेगेटिव है। इसमें जरा गौर कीजिएगा, आई नेगेटिव, तो इसमें आई क्या है, पॉजिटिव, वैल्यू क्या है, वो भी 3i था, ये भी क्या है 3i। इसमें जे नेगेटिव है, इसमें जे पॉजिटिव, लेकिन ये 2j है, ये भी 2j। इसमें के पॉजिटिव, इसमें के नेगेटिव। अब देखिए साइंस उल्ट हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बी ए है और जो बी है वो ए का क्या है, नेगेटिव है, बी हैज नेगेटिव मैग्नीट्यूड। सॉरी ये नहीं, ऑप्शन बी सी नहीं बनेगा, बेसिकली बी बनेगा आपके पास, बी इज ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब 15 है, इफ a is equal to b, अगर दो वेक्टर हैं a is equal to b, तो which of the following is not correct, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। अगर दो वेक्टर बराबर हैं इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। अब a डॉट b उसने कहा जी कि वो प्रोडक्ट है a का यूनिट वेक्टर और b का यूनिट, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 1 × 1 होगा। हम देखते हैं कि अभी आगे मूव करते हैं। इस तरह b है, b डॉट a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b, ना जी, आपके पास है ए का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का यूनिट वेक्टर, ए का ए मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए का यूनिट वेक्टर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, नॉट करेक्ट। बेटे ये वाली करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा।
जबकि बाकी जो है वो पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली हमने कहा इक्वल वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, उनकी डायरेक्शन भी इक्वल होगी, तो ये तो आपके पास वैसे ही कोमोटेटिव वाली प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये पॉसिबल है तीनों, पहली पॉसिबल नहीं। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं जी। 1 है या आई है, इसको आप आई यूनिट वेक्टर कंसीडर करें, ये वाला आई यूनिट वेक्टर है, डॉट जे क्रॉस के। बेटे आप जानते हैं कि जे क्रॉस के का आंसर क्या होता है, आई, तो आई है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा आंसर 1, तो 16वें का ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। 17वां, विच वन इज नॉट ए करेक्ट रिलेशन, इसमें हमने बताना है कि ये बच्चे इस वर्ड की वजह से नॉट करेक्ट रिलेशन पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, विच इज वन इज नॉट करेक्ट रिलेशन। बेटे देखें हमने इसको ऑब्जर्व करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नेगेटिव साथ आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि बेसिकली ये जो है ना आपके पास ये पॉसिबल है, क्योंकि ये कोमोटेटिव तो होती नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव लगा देंगे तो तब ये पॉसिबल है। और इस तरह ये बी जो है ये वाला आप देखें मैग्नीट्यूड के साथ ये नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपके पास नेगेटिव होना उसका पॉसिबल नहीं, तो ये बी जो है ये आपके पास आपका ऑप्शन ठीक होगा हमारे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने मालूम करनी थी कि कौन सी करेक्ट नहीं है। आगे वाला देखेंगे तो ये साइन थीटा ठीक है, और बी क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव आ गया, तो ये तीनों स्टेट में ए सी और डी करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट नहीं है। अच्छा ये बेटे 18वां एमसीक्यू है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, डायरेक्शन किस तरह से मालूम करते हैं ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, तो बेटे आप लोग जानते हैं ये बी ऑप्शन है, बाय राइट हैंड रूल, तो ये आसान से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आप लोगों को ये क्लियर होने चाहिए। 19वां एमसीक्यू है, इफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ये तकरीबन आप हिसाब 6 डायरेक्शन बताई गई हैं किसी यूनिट वेक्टर्स की। कह रहा है कि देन ईस्ट क्रॉस साउथ हैज द डायरेक्शन, आपने बताना है कि ईस्ट और साउथ का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्शन क्या है। बेटे आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन हम बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में बाय राइट हैंड रूल, ऊपर हमने एक एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है इसी से पिछला 18 वाला। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हमने किस किस का लेना है, ईस्ट और साउथ। बेटे जब ईस्ट से साउथ की तरफ आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब आएगा वो आएगा डाउनवर्ड, तो आपका जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 है, नल वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैज, भाई बिल्कुल जीरो मैग्नीट्यूड होता है, नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ये भी होता है इसमें, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती, बोथ ए एंड बी करेक्ट ये भी ठीक है आपके पास, तो आपके पास बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हैं। 22वें एमसीक्यू पे आते हैं जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमाइन। बेटे देखें एक तो था वेक्टर का एंगल मालूम करना, वो हम पीछे कर चुके हैं एक एमसीक्यू, एक ये वाला वो बस फर्क आपने याद रखना, इस तरह के हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। an angle between two vectors a and b can be determined by, आपने एंगल मालूम करना है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो आप क्या करेंगे बेटे उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, तो a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 23वां है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट between them, the angle between the two vectors, तरह के अगर डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि एंगल दो वेक्टर के दरमियान क्या होगा, तो बेटे 45, क्योंकि साइन 45 पे भी सेम होता है और कोस और साइन दोनों 45 पे उनकी वैल्यूज सेम होती हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24वां है, टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क बेटे क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जी बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ये भी ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, ये भी ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन होगा, ऑल ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट। 25वां है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, बेटे टॉर्क आप लोग जानते हैं कि टॉर्क को हम लिख सकते हैं कैसे, भला आर क्रॉस एफ लिख सकते थे,
तो आर की होगी एल और एफ की होती है एम एल पर टी स्क्वायर। तो आपके पास ए ऑप्शन इसका आएगा एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर। इसका बेटे एस से यूनिट क्या होगा, डेफिनेटली न्यूटन मीटर होगा, मूवमेंट आर्म का मीटर और फोर्स का न्यूटन। तो ए ऑप्शन, ये आसान है लेकिन इस तरह का एमसीक्यू पेपर में आ जाता होता है। 27वां एमसीक्यू है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिटरमाइंड बाय। बेटे टॉर्क हम कैसे हम मालूम कर सकते हैं, वो आपका आसान सा एमसीक्यू है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन से जी। बेटे आपके पास ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज है। अब आगे चलते हैं 28वें पे। 28वां आपके पास है ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन, मे बी एट रेस्ट और मे बी आर इन। तो सी ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट होगा। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू आते हैं इक्विलिब्रियम में से भी। 29वां है बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन इट इज सेटिस्फाइंग। कब जी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी टू बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्पॉसिबल। तो बेटे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जब वो दोनों कंडीशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। अब इसी तरह 30वां एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की इनमें से कौन सी टाइप नहीं है। वर्ड पे गौर करना है, एमसीक्यू को पहले सही तसल्ली से आपने जो है ना वो पहले रीड आउट करना है, समझना है स्टेटमेंट को, फिर आंसर लगाना है। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ डायनामिक, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है जी, डायनामिक होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जी ये रेस्ट है, तो ये आपके पास नहीं होगा। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट। अब 31वां है थ्री कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तीन एक ही प्लेन पे लगने वाली फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कीप इट इन इक्विलिब्रियम। उसको इक्विलिब्रियम, दे शुड बी देयरफॉर इन, ये भाई कंकरेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए। तो, क्योंकि अगर आपने इक्विलिब्रियम में रखना है तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। 32वां एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। ये एमसीक्यू आ जाता होता है, ये आपका एमडी कैट वगैरह में भी आ जाता होता है, और बाद जो दूसरे एफपीएससी पीपीएससी उनमें भी ये वाला एमसीक्यू आता है। तो इस तरह का, तो टॉर्क एंड एनर्जी की डायमेंशन, आप टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, एनर्जी का भी न्यूटन मीटर, ये जाउल होता है, तो डायमेंशन की सेम है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम इम्पल्स भी चेंज इन मोमेंटम होते तो इनकी भी डायमेंशन सेम होगी। एनर्जी एंड वर्क की भी, मैथ आप जानते हैं कि, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है मैथ और आर स्क्वायर का, तो इनकी सेम नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये वो ऐसा पेयर है जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। अब बेटे 33 है a central force is that which can produce torque, cannot produce torque, sometimes can produce torque, sometimes cannot, has no relation with torque। बेटे सीधी सी बात है, सेंट्रल फोर्स जैसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी हुई है, जो ऑब्जेक्ट को सेंटर के अलोंग घुमाती है। टॉर्क तो रोटेशन है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती सेंट्रल फोर्स। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। अब बेटे इसी तरह 34 है इट इज इजियर टू टर्न स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स देन विद ए सिंगल हैंड बिकॉज, मतलब ये आसान है स्टीयरिंग को दोनों हाथों से घुमाना एज कम्पेयर टू एक हाथ से। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जी ये डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं कि कपल एक्ट्स ऑन द व्हील, इससे कपल लगेगा तो कपल ऑफ फोर्सेस से व्हील जो है इजीली घूम जाएगा। अब बेटे 35वां एमसीक्यू जो है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे, ये हमने नोटेशन पढ़ी हुई है, आई क्रॉस जे का आंसर हमेशा क्या आएगा, के आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब 36वां एमसीक्यू है जी, गौर से इसको देखना है आपने, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस के, इसके डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर, बेटे देखिए यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, 2 का स्केयर 4, और इस -2 का भी स्केयर क्या आ जाएगा 4, 4 4 8, और इसका 1 9, 9 का स्केयर रूट लेंगे तो 3, ये वेक्टर बटा 3। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट बन रहा है। तो आपके पास इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, तो जो कि आपने सीखा हुआ है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। 37वां एमसीक्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ
आई डॉट जे क्रॉस के, बेटे जे क्रॉस के का आंसर आप जानते हैं क्या आएगा, आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा 1। तो आपके पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट 37 में का। 38वां एमसीक्यू है, इन विच क्वाड्रेंट द ओनली वैल्यू ऑफ tan विल बी पॉजिटिव। भाई किस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें तमाम के तमाम, भले साइन हो, भले कोज हो, भले टेन हो, सब की वैल्यू, भले वो कोसिकट हो, भले वो सीकट हो, भले कोट हो, सब की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। जबकि टेन की फर्स्ट के अलावा थर्ड में भी पॉजिटिव होती है। तो आप कह सकते हैं कि 38वां जो है उसका क्या आंसर आएगा, डी आएगा, पहले और तीसरे। अच्छा जी 39वां है, इफ ए एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, बी ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जे के, देन डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है। तो मसला ही कोई नहीं, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ए डॉट बी आपके पास बेटे आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो पहला ही ऑप्शन जो आपके पास होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 40 है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए नेगेटिव वेक्टर, देन इसका मतलब क्या होगा। बेटे अगर क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको रोटेट कर रहे हैं थ्रू 270 डिग्री। तो बेटे ये 40 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह जब आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, पूरे लेक्चर को सुनेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आपके क्लियर नहीं होंगे। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इनमें हर एक चीज को डिस्कस किया गया, हर टॉपिक को डिस्कस किया गया है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपने पेपर में जाने से पहले लाजमी इनको देखना है। अगर से ये चूंकि पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स के भी आप तक जल्द ही एमसीक्यू पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।